नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेस में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ ALP टेक्नीशियन के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे, जिसमें सारे दिए हुए 75 प्रश्नों को डिटेल्स सोल्यूशन किया जाएगा, एक एक प्रश्नों को। तो आप इसे पूरा जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि मित्तल अपने घर के बाईं ओर नज़दीक स्थित एक पार्क में घूमने के लिए चली जाती है। अगर ये मित्तल का घर है तो पार्क कहाँ है? बाईं ओर है, ये पार्क है। ये घर है और ये पार्क है। उसके घर का प्रवेश पूरब दिशा की ओर है, पूरब दिशा की ओर है, यानी जो दरवाज़ा है वो किस दिशा में है? पूरब दिशा में। पार्क में प्रवेश करने के बाद वह सैर शुरू करने के लिए हमेशा दाईं ओर मुड़ती है। तो पहले पार्क में गई और उसके बाद वो हमेशा अपनी दाईं ओर मुड़ती है। पार्क में, कहाँ? पार्क में, यानी इस ओर मुड़ती है, दाईं ओर मुड़ती है। तो किस दिशा की तरफ चलना प्रारंभ करती है? तो आंसर हो जाएगा पूरब दिशा की ओर। घर से निकलती है, पार्क जाती है और पार्क जाने के बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़ के वो चलना प्रारंभ करती है। तो आंसर हो जाएगा पूरब। नेक्स्ट है, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष के लिए कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कंप्यूटर मानव जाति के महानतम नवाचारों में से एक है। निष्कर्ष क्या है? कि कोई अन्य नवाचार कंप्यूटर से बेहतर नहीं है। दूसरा, कंप्यूटर ने मानव जाति को लाभान्वित किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। कोई अन्य नवाचार कंप्यूटर से बेहतर नहीं है, यह स्टेटमेंट गलत है, यह निष्कर्ष गलत है। कंप्यूटर ने मानव जाति को लाभान्वित किया, ये हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। यदि एक ईंट का आयतन 0.0014 मीटर क्यूब है तो 14 मीटर लंबाई, 0.125 मीटर चौड़ाई और 5 मीटर ऊंचाई की दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगा? तो सिंपल सा है कि पहले आयतन निकाल के जो ईंट का एक आयतन है उसे डिवाइड कर देना है। तो अगर हम दीवारों की आयतन निकालते हैं, कितना होगा? 14 गुना 0.125 गुना 5, उससे भागा दे देना किससे? तो ईंट के आयतन से 0.0014। हमारे पास जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 6250। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। यदि दो संख्याओं का योग a है और गुणनफल b है तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? माना कि दो संख्या कौन कौन है, तो वो दो संख्या है x और y। अब कह रहा x प्लस y बराबर क्या है? a है, और x इंटू y बराबर क्या है? b है। तो 1/x प्लस 1/y बराबर क्या होगा? सोल्व कीजिएगा तो x प्लस y बटा x y हो जाएगा, यानी a बटा b हो जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा कौन सा? सी। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु की अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें जिससे उसके वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना हो जाए, जबकि शीशे की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। यानी हमारे पास अवतल शीशा का फोकस दूरी f दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, दूरी जो दिया हुआ है वस्तु की वो दिया हुआ है -u सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की दूरी जो दिया हुआ है वो कितना है? प्रतिबिंब की दूरी जो दिया हुआ है वो कितना है? तो वो है -v cm। तो m बराबर क्या होता है? -v बटा क्या होता है? u होता है। तो 4 हो जाएगा कितना? -v बटा u। तो v बराबर हो जाएगा -4u। m यहाँ आवर्धन क्षमता निकाले हैं। अब हमें फार्मूला रख देना है दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/a बराबर होता है 1/v प्लस 1/u होता है। आइए रख देते हैं 1/-10 बराबर 1/-4u प्लस 1/-u। जब इसे सोल्व कीजिएगा तब 1/10 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 4/4u। u बराबर हो जाएगा 50/4, यानी 12.5 सेंटीमीटर। हमारे पास आंसर जो हो जाएगा डी, 12.5 सेंटीमीटर। अर्थात दर्पण से वस्तु की जो है वस्तु 12.5 सेंटीमीटर होगी। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। आवर्धन क्षमता बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी बाई वस्तु की दूरी माइनस में। निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण अक्षांश बढ़ने के साथ बढ़ता है। गुरुत्वीय त्वरण अक्षांश बढ़ने के साथ बढ़ता है, जबकि पृथ्वी की सतह के ऊंचाई h ऊंचाई पर अगर गुरुत्वीय त्वरण है तो क्या होगा? कि ऊंचाई बढ़ने के साथ गुरुत्वीय त्वरण घटता है और गहराई बढ़ने के साथ गुरुत्वीय त्वरण भी घटता है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा सी, गुरुत्वीय त्वरण अक्षांश बढ़ने के साथ बढ़ता है। अगला है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन गलत है? सही आंसर हो जाएगा ए, ऋण उधारकर्ता को सदैव एक ऐसी परिस्थिति में पहुंचा देता है जिससे पुनः प्राप्ति बहुत कठिन हो जाती है। यह स्टेटमेंट जो गलत है।
बैंकिंग से ऋण लेने वाले में कुछ ऋणी धन चुकाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं या समय पर ऋण नहीं चुका पाते हैं। बैंकों का एनपीए इसी प्रकार के परिसंपत्तियों को कहते हैं। भारतीय बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में लाया गया था और इस अधिनियम में 2020 में संशोधन किया गया है। 1966 में भी भारतीय बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन किया गया था। अगला है, यदि 1 अगस्त 2016 को सोमवार था तो 1 अगस्त 2012 का कौन सा दिन था? तो 1 अगस्त 2012 से 1 अगस्त 2013 तक जाने पर क्या होगा? एक दिन बढ़ेगा। क्या होगा? एक दिन बढ़ेगा। और वही 1 अगस्त 2013 से 1 अगस्त 2014 तक जाने में भी एक दिन बढ़ेगा। फिर 2014 से लेकर 2015 तक जाने में भी एक दिन बढ़ेगा। और 2015 से 2016 तक जाने में कितना है? एक दिन नहीं, 2 दिन बढ़ेगा, क्योंकि 2016 है जो लीप वर्ष है और फरवरी 29 दिन का होता है। तो टोटल हमारे पास कितना बढ़ा? 1 + 1 + 1 + 2, यानी टोटल 5 दिन बढ़ता है। और कह रहा है 1 अगस्त 2016 को क्या था? सोमवार था। तो 2012 में क्या होगा? तो ये जो 5 बढ़ा था वो घट जाएगा। तो 5 घटने पर क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा बुधवार। क्या आ जाएगा? बुधवार। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, नीचे एक कथन और उसके बाद 2 धारणाएं दिया हुआ है। आइए देखते हैं क्या है। कथन में है कि आजकल भारतीय क्रिकेट टीम बहुत अच्छा खेल रही है। ये कथन है। धारणाएं, अन्य देशों की टीमों को क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये तो गलत है। दूसरा है, वह संयोग से हो रहा है। ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा बी, न तो धारणा 1 और न ही धारणा 2 निहित है। राम ने 2 बैग प्रत्येक 1260 रुपया में बेचे। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि हुई। पूरी लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। अगर इस तरह के प्रश्न है तो हानि परसेंट बराबर हो जाएगा 100² के परसेंटेज, यानी 20 × 20 बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा? 4%। आंसर जो हो जाएगा इसमें हानि होगा और कितना? 4% का होगा। 26 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह स्वयं को 5 गुना हो जाएगी? तो एक फार्मूला है शॉर्टकट में, n1 - 1/t1 बराबर n2 - 1/t2। जहाँ n1 कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है और t1 क्या दिया हुआ है? 26 दिया हुआ है। और n2 कह रहा है 5 वर्ष में पूछ रहा है, तो n2 5 दिया हुआ है और t1 हमें क्या है इसमें, सॉरी ये t2 है, तो t2 हमें निकालना है। तो t2 बराबर जो हमारे पास आ जाएगा निकाल कर, वो आ जाएगा 52 वर्ष। कितना आ जाएगा? 52 वर्ष। आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। अगला है, किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन है कि क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषता क्या क्या है? कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। जहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, और जहां चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र दुर्लभ होता है। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में होते हुए उत्तरी ध्रुव पर वापस लौट आती है। अगला है, इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेथोस्कोप में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। ऑप्टिकल विपथन का सुधार करने में, फायर स्टार्टर के रूप में, प्रतिबिंब को एक स्थान पर केंद्रित करने में एवं छवि प्रक्षेपण में यूज होता है ऑप्टिकल लेंस का। स्टेथोस्कोप या परीक्षावक रोगी के रक्त संचार की दशा को परीक्षण करने के लिए यह बनाया गया है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान में स्थित है। आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है और इसे 1988 में, कब? 1988 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कई बार पूछा जाता है। ये गोवा में है। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। और मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। अगला है, शब्द रोस्टर में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर मौजूद हैं जिनके बीच शब्द उतने ही अक्षर है जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला है? तो यहाँ पर आप देखिए, एस के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में भी टी आता है, यहाँ भी एस के बाद टी है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा कहता है RST, यानी आर और टी के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर आता है। यहाँ भी आर और टी के बीच में एक अक्षर आया।
तीसरा आप देख लीजिए RS होता है तो भी एक कोई अक्षर नहीं आता, यहाँ भी कोई नहीं है। तो हमारे पास ऐसा 3 जो बन रहा है जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार है। चलिए उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द में वही संबंध है जो दूसरे शब्द को पहले शब्द से। सोनार, सोनार के पास सोना होता है, तो लोहार के पास क्या होता है, लोहा होता है। आंसर हो जाएगा C। 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है, तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि घोल में चीनी 70% हो जाए। तब माना कि मिलाए जाने वाली चीनी की मात्रा कितना है, चीनी की अगर मात्रा हमको मिलाना है कितना, वो निकाला तो X है ना, X ग्राम। अब 75 ग्राम के 30% है ना, अब प्लस जो क्या है हम X मिलाए हैं वो बराबर कितना होगा, ये 75 प्लस X ग्राम का 70% कितना होना चाहिए, चीनी होना चाहिए। 70% चीनी कर देंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, X का मान निकल जाएगा कितना, 100 ग्राम। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। ये जो X है उसे मिलाना नहीं, जोड़ना भूलिएगा, क्योंकि 75 के 30% तो चीनी है प्लस X ग्राम चीनी और तो मिला रहे ना, और दोनों इक्वल कितना होगा, ये जो टोटल क्वांटिटी है 75 प्लस X उसमें 70% चीनी। सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 53, 78 एवं 103 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है, प्रत्येक स्थिति में। तो यहाँ पर कैसे निकालते हैं, तो क्या है कि 78 माइनस क्या कर देंगे 53, तो क्या हो जाएगा 25, 103 माइनस 78 करेंगे तो 25 होगा, और 103 माइनस 53 करेंगे तो 50 होगा। और इन तीनों को हमें HCF अगर निकाल देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, HCF कितना है 25। तो महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 25। सबसे बड़ी संख्या होगा क्या 25। जब इससे भागा देंगे तो प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल है वो 3 बचेगा। देख लीजिए इसमें भागा देंगे तो 3 बच रहा है, इसमें भी 3 बच रहा है, और इसमें भागा देंगे तो 3 ही बच रहा है। अगला है निम्न पदार्थों की उनकी प्रतिरोधकता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नाइक्रोम, ताम्र, जर्मेनियम, सिलिकॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A। सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर नाइक्रोम, फिर ताम्र का। प्रतिरोधकता रो बराबर होता है क्या, R/A/L, और इसका यूनिट जो होता है वो ओम इंटू मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर है, और प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति एवं तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, प्रकृति पे और तापमान पे। 3 मीटर एवं 6 मीटर द्रव्यमान, 3 m 6 द्रव्यमानों के 2 पिंडों के संवेग समान है, पिंडों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर अगर हम निकालते हैं तो पिंडों की गति ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, तो ये इस फार्मूला से निकलेगा, m1v1 बराबर होगा m2v2। तो v1/v2 बराबर क्या हो जाएगा, m2/m1। अब m2 दिया हुआ है 6m और m1 दिया हुआ है 3m, अनुपात कितना होगा 2:1। अब E1/E2 निकालने के लिए कह रहा है, तो E1/E2 क्या होगा, m1v1 के स्क्वायर बटा m2v2 के स्क्वायर। यहाँ m1v1 के जगह पर 3m इंटू 6m रख लेते हैं, और क्या है v1/v2 के क्या रख देना है 2/1 के स्क्वायर में कर देना है। जब इसे सोल्व करेंगे तो 3/6 गुना 2 4/1 हो जाएगा। जब इसे काटिएगा तो हमारे पास 2 आएगा, 3 आएगा, यानी 2:1 आ जाएगा। आंसर जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, 2:1 आएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा C, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजवंश ने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान किया था। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कैलाशनाथ मंदिर को एक ही पाषाण पत्थर को काटकर बनाया गया था, और यह भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। जबकि कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन सेकेंड ने किया था। एलिफेंटा की गुफाएं भी राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने निर्मित किया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के शासकों ने किया था। अगला है यदि GNR टैज जेडोजी QMP का अभिप्राय इस तरह है और इसका इस तरह है, इसका ये है, तो समर का अभिप्राय क्या होगा। इसे सोल्व कीजिएगा, काफ़ी आसान प्रश्न। इसका आंसर जो हो जाएगा वो B हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या का चयन करें। 2500 से घट के 2400, 2400 से 200 घटा है, 2200, 2200 से अभी 300 घटा है, 1900, 1900 से 400 घटा है, 1500, अब ये 500 घटेगा तो हमारे पास आ जाएगा कितना 1000। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा C। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा
लंबा प्रश्न है। सबसे पहले हमें क्या है, आयु दिया हुआ है वर्षों में, ये रोगियों की संख्या दिया हुआ है। अब एक निकालना है संचयी बारंबारता। क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता जो क्या होता है कि ये 12 डायरेक्ट हो जाता है और अगला जो यहाँ पर होगा वो कितना होगा, ये इससे जोड़ कर होगा, तब 12 + 18 30 हो जाएगा। और अब इसका क्या होगा, 30 + 20 50, अब 50 और 25 कितना होगा, तो 75, 75 और 30 कितना हो जाएगा, 105, फिर 125 हो जाएगा और ये हो जाएगा 140। जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा n बराबर जो कितना है वो 140 दिया हुआ है, मैंने आ गया है। और माध्यिका वर्ग क्या हो, पहले हमें माध्यिका वर्ग निकालना होगा। माध्यिका वर्ग, तो माध्यिका वर्ग बराबर होता है n जो हमारा दिया हुआ है बटा 2 यानी 70 हो जाएगा। और 70 से ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता वाला वर्ग है वही है, तो 70 से ठीक कौन सबसे बड़ी है, तो ये 75 वाला है। तो इसका जो ये है वो क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता वाला वर्ग, यानी वर्ग कौन सा संचयी बारंबारता वाला हो जाएगा, तो 45 और 55 के बीच। अब माध्यिका का एक फार्मूला होता है, माध्यिका का यही निकालना है। माध्यिका का फार्मूला होता है वो होता है L × n/2 - CF/F × H, ये हमारा फार्मूला आता है। जहाँ L क्या होता है, माध्यिका वर्ग के निचली सीमा, मतलब माध्यिका वर्ग कौन सा हम लिए थे, 45 से 55 लिए थे, तो ये निचली सीमा होता है। और CF जो होता है माध्यिका वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, ये जो 50 होता है वो होता है क्या होता है, CF होता है। और F जो होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता होता है। जो F माध्यिका वर्ग के 45% के बारंबारता कौन है, 25 जो है वो F हो गया। और H वर्ग की लंबाई, यानी 55 - 45 करिएगा वही आएगा हमें क्या, H आएगा, तो कितना है 10 H आ रहा है। जब इसे मान रख दीजिएगा तो हो जाएगा 45 + 70 - 50 बटा 25 गुना 100, यानी हो जाएगा कितना, 45 + 20 बटा 25 गुना 10 बराबर 45 + 8 बराबर 53। आंसर हमारे पास आ जाएगा कौन सा, वो B हो जाएगा। बस इसे फार्मूला को अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि L जो होता है वो माध्यिका वर्ग की निचली सीमा होता है, CF जो होता है माध्यिका वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता है। अगर 75 है तो उससे पहले कौन था, 50। F जो है माध्यिका वर्ग की बारंबारता होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 30 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर है, तदनुसार उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। कह रहा है कि एक हमारे पास जीवा है वो कितना है, वो 30 सेंटीमीटर है, A और B का जो है वो 30 सेंटीमीटर है, और वृत्त के केंद्र से कितना दूरी पे है, 8 सेंटीमीटर पे है, यानी ये O हो जाएगा। इसको D मान लेते हैं, और ये हम अगर इसे मिला तो AD बराबर DB बराबर कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो OD बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो OA हम निकाल देंगे, OA जो कि त्रिज्या निकल रहा है, तो √15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, √225 प्लस 64 बराबर √289 और क्या हो जाएगा 17। आंसर हमारा जो हो जाएगा A 17। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, आंसर हो जाएगा C, वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो। किसी पिंड का वेग समरूप होता है जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित रहता हो। अगला है, दो प्रतिरोधों को A श्रेणी क्रम में B समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। दोनों अवस्थाओं में क्रमशः प्रतिरोध 9 ओम और 2 ओम है, तो प्रतिरोधों का मान क्या होगा। अब कह रहा है कि दो प्रतिरोध है R1 + R2, जब इसे जोड़ते हैं तो क्या होता है 9 ओम होता है, और R1 × R2 बटा R1 + R2 करते हैं तो ये 2 होता है। अब ये हमारे पास दिया हुआ है तो इससे निकालना है, तो R1 × R2 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 × 2 बराबर 18, क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। R1 - R2 क्या हो जाएगा, तो √R1 + R2 के होल स्क्वायर -4 × R1 × R2 हो जाएगा। जब इसे मान रखेगा तो √81 - 72 बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ से R1 कितना निकल जाएगा 6 ओम, और R2 कितना निकल जाएगा 3 ओम। या डायरेक्ट ऑप्शन से भी देखिएगा कि ये हमें इक्वेशन सेटिस्फाइड करना चाहिए, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो अगर हम 6 3 के रखेंगे तो 6 3 9 तो आ जा रहा है, और यहाँ पर भी देखेंगे गुना करके कि 6 × 3 बटा 6 + 3 9, और ये
चलिए 18/9 2 आ रहा है और किसी में ये दोनों इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई करे तो आंसर हमारे पास हो जाएगा, वो होगा बी। प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 बाद निम्नलिखित में किस मामले से संबंधित था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 बाद प्रस्तावना का उत्तरदायित्व मामले से संबंधित था। केशवानंद भारती मामले में 24वां, 25वां, 26वां और 29वां संविधान संशोधन तथा गोलकनाथ मामले के निर्णय को चुनौती दी गई थी। केशवानंद भारती मामला में संविधान की आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया है। अगला है 7 मित्र हैं जो OPQRSTU एक पंक्ति में बैठे हैं, फिल्म देख रहे हैं। P एक अंतिम छोर पे बैठा हुआ है। P जो क्या है वो एक अंतिम छोर पे बैठा हुआ है। Q जो है S के ठीक बाएं ओर बैठा हुआ है। Q जो है वो S के ठीक बाएं ओर बैठा हुआ है। P T के दाएं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर एक और बैठा हुआ है और यहाँ पर एक T बैठा हुआ है। U किसी भी अंतिम छोर पे नहीं बैठा हुआ है। U किसी भी अंतिम छोर पे नहीं बैठा हुआ है। चलिए यहाँ पर बैठाते हैं। O R और T के बीच में बैठा हुआ है। O जो है R और T के बीच में बैठा हुआ है। हमारे पास 3 6 1 7 इस तरह के अगर बैठा हुआ है, बिल्कुल बाएं छोर पे कौन बैठा हुआ है ये बताना है, तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा B, Q बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ? Q बैठा हुआ है। इस तरह के ये बैठा हुआ है। अगर एक कूट भाषा में MSc = 5, मास्टर = 7 है तो सॉल्यूशन क्या होगा? तो यहाँ पर हमें देखना है कि शब्द अक्षरों की संख्या में 1 जोड़कर कोड किया गया है। तो आइए इसे देखते हैं कि MSc में कितना वर्ड है 4 और इसमें 1 जोड़ के 5 किया गया। 3 3 6 6 + 1 7 किया गया है। सॉल्यूशन में 3 3 6 2 8 है, 8 + 1 क्या होगा 9। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा होगा C। O केंद्र वाले एक वृत्त की 2 जीवाएँ ABCD एक दूसरी को P पर प्रतिच्छेद करती है तो कोण ADB = 23 डिग्री या कोण APC = 70 डिग्री है तो कोण BCD बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले तो एक उसे क्या करना होगा, एक हमें वृत्त बनाना होगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक दूसरे के P पर प्रतिच्छेद करती है, लेकिन केंद्र कहाँ है? ये केंद्र है। और कह रहा है कि 2 जीवा है AB एवं CD। तो अगर हम मान लिया कि एक B या CD को मानते हैं, ये अगर AB है और ये CD है, ये हम C देते हैं, यहाँ D देते हैं, यहाँ पर B, यहाँ पर A और ये P करते हैं और यहाँ पर O है। अब कह रहा है प्रश्न में कि कोण ADP, AD और जो हमारे पास P है वो कितनी है? तो वो 23 डिग्री है। और कोण APC 70 डिग्री है तो कोण BCD बराबर क्या होगा? तो कोण APC = 70 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा कोण DPB से। और कोण APD बराबर हो जाएगा 180 डिग्री - 70 डिग्री, यानी बराबर 110 डिग्री। और ये बराबर कितना होगा? कोण BPC क्या होगा? BPC का। अब कोण ADC बराबर कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा? 23 डिग्री। तो कोण BCD बराबर हो जाएगा 180 डिग्री - 110 डिग्री और -23 डिग्री बराबर हो जाएगा 47 डिग्री। यही हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के केंद्र के विपरीत दिशाओं में बनी 2 समानांतर जीवाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है। तदनुसार उन जीवाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? कह रहा है कि ये 16 है और ये 12 है। अब यहाँ पर है OA बराबर OC बराबर 10 सेंटीमीटर। हम ये फिगर बना दिए ताकि आपको समझने में आसान हो जाएगा। और AB बराबर कितना हो जाएगा? AB बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर जो कि दिया हुआ है। तो AP बराबर PB बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब CD बराबर दिया हुआ है कितना? 16 सेंटीमीटर। तो CQ बराबर QD बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो हम त्रिभुज OCQ से क्या निकाल लेंगे? OQ निकाल लेंगे। तो क्या होगा? 10 के स्क्वायर - 8 के स्क्वायर बराबर √ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 18 × 2 क्या होगा? 18 × 36 तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। उसी तरह निकाल लेना है क्या? त्रिभुज किससे? OAP में क्या निकालना? OP। OP बराबर होगा 8 सेंटीमीटर। तो PQ बराबर हमें निकल जाएगा कितना? 6 + 8 कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। आंसर हमारा यही आ जाएगा C, 14 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है
CH CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल CH3 है। इसका IUPAC नाम देना है। तो इसका जो हो जाएगा यहाँ पर कीजिए 1 2 3, यहाँ पर हो जाएगा 4 5 6। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 3 पे टूटा तो 3 इथाइल हेक्सिन 1 हो जाएगा। 3 इथाइल हेक्सिन 1 आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से किसमें सहसंयोजी बंध कोवैलेंट नहीं होंगे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड में। मैग्नीशियम क्लोराइड में सहसंयोजी बंध नहीं होंगे। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की परस्पर साझेदारी द्वारा जो बंध का निर्माण होता है उसे सहसंयोजक अबंध कहते हैं, जैसे NH3 CH4 O2 आदि। अगला है 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में किससे है? 9 डिग्री चैनल का संबंध सही आंसर हो जाएगा ए लक्षद्वीप से। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के कन्नौर द्वीप समूह तथा मिनिकॉय द्वीप के बीच स्थित है। 8 डिग्री चैनल भारत के मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच स्थित है। और छोटा अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप के समूह में कितना है? 10 डिग्री चैनल के बीच स्थित है। और एक है कोको स्टेट, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। अगला है उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा। आइए देखते हैं। Z-2 करेंगे X आएगा। X से माइनस अगर हम 2 करते हैं तो V आता है, उससे -2 करते हैं तो T आता है, इससे -2 करते हैं तो R आता है, उससे -2 करेंगे तो क्या होगा? P होगा। यहाँ -2 किया गया है, उसके बाद क्या आएगा? P आएगा। उसी तरह 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 होगा। P12 तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा जहाँ की 2 में है। अगला भी देख लेते हैं। A में से 3 जोड़ेंगे तो D होता है, D से फिर से 3 जोड़ेंगे तो G, G से 3 J, J से 3 M, M से 3 जोड़ेंगे तो P आएगा। आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा B। अगला है कौन से 2 चिन्हों को अगर आपस में एक दूसरे में बदल दिया जाएगा तो निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D। आप भागा और प्लस को बदल दीजिए तो आंसर हमारा सही आ जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पर जो है वो विपरीत अक्षर को लिखा गया है। B का विपरीत Y, U का विपरीत F, L का विपरीत O और K के विपरीत P। तो नोट का अगर हम भी लिखेंगे तो M होगा, L होगा, G होगा, V होगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा हो जाएगा C। यदि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है? ABC एक समबाहु त्रिभुज है और PQRS क्रमशः AB BC CA के मध्य बिंदुओं को दर्शाता है। यानी अगर A है, B है और C है और इस तरह अगर PQ मध्य बिंदुओं को दर्शा रहा है, ये हो जाएगा PQR मध्य बिंदुओं को दर्शा रहा है तो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा A PQR भी समबाहु त्रिभुज होगा। आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट प्रश्न है साइन ए प्लस कौशिक ए के होल स्क्वायर कौशिक ए प्लस ए का स्क्वायर ए का मान क्या होगा? तो पहले ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसे तोड़ दीजिए। जब इसे आप तोड़िएगा तो आएगा क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस कौशिक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कौशिक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। हमारे पास ये आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए या कॉसेक स्क्वायर ए को एक जगह कर दीजिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक जगह कर दीजिए और प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए का मान क्या होता है? 1 होता है। 2 गुना 1 हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा कितना? कॉसेक ए इंटू सेक ए के मान 1 हो जाएगा। 2 गुना 1 अब प्लस जो हमारे पास आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर मान क्या होता है? 1 होता है। तो यानी 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो हमारे पास ये 5 जोड़कर आ जाएगा, बाकी ये आ जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो B 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। आवर्त में तत्वों को खाली स्थान के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ए नाभिक में बढ़ते हुए आवेशों इंक्रीजिंग चार्ज इन द न्यूक्लियस। परवल अम्ल और दुर्लभ क्षारक में बने लवण का pH मान क्या होता है? और इसका सही आंसर होता है B 7 से कम। अगर परवल अम्ल और दुर्लभ क्षारक से बने लवण का pH मान क्या होता है? वो 7 से कम होता है। परवल अम्ल और परवल क्षार को मिलाने से उदासीन विलयन प्राप्त होता है।
इससे बने लवणों का सामान्य लवण कहते हैं, जैसे NaCl, KCl, Na2SO क्या है 4 और CaSO जो है 4। यही सब परवल अम्ल एवं परवल क्षार को मिलाने से उदासीन विलयन बनता है। लेकिन समान लवण में अम्ल से हाइड्रोजन परमाणु को पुनः स्थानांतरण होता है और परवल अम्ल व दुर्लभ क्षार को मिलाने से अम्लीय विलयन प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त लवणों का जो होता है वो उसे अम्लीय लवण कहते हैं, यानी उसकी वैल्यू जो होती है वो pH मान जो होता है वो 7 से कम होता है। तो आंसर हो जाएगा बी। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस में। 2024 का जो ओलंपिक है वो फ्रांस में आयोजित किया जाएगा और 2028 वाला जो है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? वो आयोजित किया जाएगा लॉस एंजल्स में। कहाँ? लॉस एंजल्स अमेरिका में। और 2034 का जो फीफा विश्व कप है, क्या है? फीफा विश्व कप है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? उस हो जाएगा सऊदी अरब में। क्या है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में। अगला है, एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियाँ प्रदर्शित है, 3 वाले पृष्ठभाग के विपरीत पृष्ठभाग पर कौन सी संख्या है? तो यहाँ देखिए कि इन दोनों में सिमिलर है, तो आइए यहाँ से क्लॉकवाइज करते हैं। 4 5 1 4 3 2। तो 3 के अपोजिट कौन यहाँ पर आ रहा है? तो 3 के अपोजिट जो है वो 5 आ रहा है। आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। एक कुट भाषा में फ्लेवर को इस तरह लिखा गया है, उसी कुट भाषा में सोडियम को किस तरह लिखा जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। दी गई कुट भाषा को अंग्रेजी वर्णमाला को घटते क्रम में लिखा गया है, तो आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी। नेक्स्ट है, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आने वाले स्थान पर आएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। यदि x³ अनुपात xy समानुपात xy अनुपात a है तो नीचे दिए गए विकल्पों में a का मान क्या होगा? कह रहा है x³ बटा xy बराबर xy बटा a है, तो a का मान क्या होगा? तो यहाँ पर सोल्व करेंगे, xy के होल स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? x³ x स्क्वायर बाई स्क्वायर बटा x³ बाई, यहाँ पर अगर इसे काटते हैं और ये इससे काटते हैं तो हमारे पास आ जाएगा बाई बटा x। आंसर जो है हो जाएगा वो होगा डी। अगला प्रश्न है कि नल ए तथा बी क्रमशः 10 घंटे और 20 घंटे में एक हौज को भर सकता है तथा नल सी उसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। प्रत्येक नल क्रमशः 1 घंटा के अंतराल पर खोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। हौज भरने में कुल कितना समय लगेगा? ए जो है वो 10 घंटा में, बी जो है 20 घंटा में और सी जो है 12 घंटा में, लेकिन ये खाली करता है। इन तीनों को अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसकी क्षमता +6 है, इसका +3 है और इसका -5 है। अगर 1-1 घंटा के अंतराल पे खोला गया यानी 3 घंटा अगर कार्य करता है, 3 घंटा, तो उसमें क्या होगा कि एक 6 भर रहा है, इसका 3 हो रहा है, 6 प्लस एक क्या है -5 जो है वो घट रहा है, यानी टोटल कितना हुआ? 4 यूनिट का ही काम हो रहा है। कितने देर में? 3 घंटा में। अगर इसी 4 यूनिट को कितना से हम गुना कर दे, मान लें कि 13 घंटा कार्य होगा, तो 13 गुना 3 क्या होगा? मैंने टोटल कितना 39 घंटा होगा। तो कितने पार्ट में? 3 पार्ट में हुआ, तो 3 तो 13 और गुना 4 ये कर देंगे, टोटल कितना होगा? 52 यूनिट का कार्य हुआ। कितना? 52 यूनिट का। चलिए 39 घंटा तो कार्य हो गया, प्लस 1 घंटा अगर और कार्य होगा, क्योंकि 1 घंटा पहले वो खोला गया ए को, तो 6 यूनिट, जो 52 यूनिट था उसमें 6 यूनिट और जुड़ गया, तो कितना? 52 6 58 हो गया। लेकिन टोटल कार्य हमें कितना देखना है? 60 ही देखना है। बचा 2 यूनिट, तो 2 यूनिट उसके बाद कौन सा नल चालू होगा? वो चालू होगा बी। तो बी की का क्षमता क्या है? 3 है, तो 2/3 होगा। टोटल तो ये 58 यूनिट हुआ, 2 यूनिट को जो बी किया चालू, दूसरे के बाद ए के बाद बी हुआ और 2 ही यूनिट बच रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास आ जाएगा कि 39 एक 40 तो हो गया घंटा, ये 39 प्लस 1 40 घंटा, एक प्लस 2/3 जो 2 यूनिट बचा उसको 20 कर रहा है, भरना शुरू कर दिया, तो 2/3 हो जाएगा। हमारे पास जो यही आंसर आ जाएगा 40.2/3। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइसोटोन में होते हैं, क्या होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, समान न्यूट्रॉन होते हैं। आइसोटोन में जो होते हैं वो समान न्यूट्रॉन होते हैं। एग्जाम्पल में 5b12 और एक 6c13। ऐसे तत्व जिनका परमाणु भर तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है तथा जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा सी। इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिथियम तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है।
आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, अतः संयोजी कोष नाभिक की ओर अधिक आकर्षित होता है, फलस्वरूप परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है। किसी प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और सेलिब्रिटी ने दिसंबर 2023 में पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिया मिर्जा। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री दिया मिर्जा ने दिसंबर 2023 में पेटा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। दिया मिर्जा पशु कल्याण गतिविधियों में सक्रिय रूप में शामिल है और नियमित रूप से मजबूत पशु संरक्षण कानूनों की आवश्यकता पर आवाज़ उठाती है। पेटा का पूरा नाम होता है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। रुक्मिणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा कि यह मेरी पत्नी के एकमात्र भाई, मतलब विजय की जो क्या होगी, पत्नी होगी, पत्नी होगा, उसका एकमात्र भाई के क्या है, एकमात्र भाई के पुत्र, भाई का ये है क्या होगा, पुत्र की माँ है, ये माँ हो जाएगी। तो माँ कौन है? तो वो रुक्मिणी हो जाएगी। हमारे पास ये कह रहा है ये माँ है, ये पुत्र है। अगर रुक्मिणी के पति का विजय से क्या संबंध है? विजय से अति का, तो ये सीधे पत्नी का एकमात्र भाई साला हो जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा, वो होगा सी। अगला है कथन एवं निष्कर्ष का। आइए देखते हैं। कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, तो एक तरह का ये कौवा है, कौवा, और ये हम मान लेते हैं पक्षी है। अब कह रहा है कि कोई पक्षी जंतु नहीं है, कोई भी पक्षी जो है, सभी पक्षी जो है वो जंतु है, यहाँ पर हो जाएगा जंतु। यहाँ पर आइए निष्कर्ष देखते हैं। कुछ जो जंतु हैं वो कौवे हैं, ये गलत है। कुछ जो जंतु हैं वो पक्षी हैं, तो ये सही है। थर्ड, कोई भी जंतु कौवा नहीं है, ये गलत है। स्पष्ट है कि निष्कर्ष सेकेंड तो निकल रहा है, लेकिन ऑप्शन में ये है सेकेंड निकल रहा है, लेकिन निष्कर्ष एक या दो में कोई एक निकलता है, ये भी हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। प्याला, मेज, क्रॉकरी, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ये हो जाएगा क्रॉकरी और इससे प्याला हो जाएगा, और मेज जो है वो इन दोनों से संबंध नहीं है, तो मेज होगा। आंसर हो जाएगा ए। निम्नांकित पाई चार्ट 7 अलग अलग कॉलेजों में स्नातक स्तर के कुल 32,500 विद्यार्थियों के वितरण को दर्शाता है। 7 अलग अलग कॉलेजों में स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों का वितरण पी और टी कॉलेज में स्नातक स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का योग क्या होगा? तो पी और टी कॉलेज में स्नातक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा? 32,000 टोटल है, और उसमें से कह रहा है कि पी कितना है, तो 12% और टी है 18। 12-18 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, यानी 30/100 कर देंगे। हमारे पास जो 9750 आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, यदि 3/4 के पावर 3 गुना 4/3 के पावर -7 बराबर 3/4 के पावर 2x है, तो x का कितना मान होगा? तो ये 3/4 के पावर 3 है, और ये 4/3 के पावर -7 है, तो 3/4 लिख देंगे, और ये -7 को हटा देंगे, 7 हो जाएगा, बराबर 3/4 के पावर 2x हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/4 के पावर 10 बराबर 3/4 के पावर 2x। इक्वेट कर दीजिए, 2x बराबर 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5। आंसर हमारे पास आ जाएगा सी। वह न्यूनतम ताप क्या है जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है और जलने लगता है? आंसर हो जाएगा ए, प्रज्वलन ताप। वह न्यूनतम ताप प्रज्वलन ताप है जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है और जलने लगता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ईंधन जलाने पर उसका सक्रिय दहन आरंभ हो जाता है ज्वलन ताप कहलाता है। उष्मा की वह मात्रा जो इकाई भार या इकाई आयतन के ईंधन को पूर्ण रूप से दहन करने पर प्राप्त होती है ईंधन का उष्मीय मान कहलाता है। अगर उत्पन्न करने वाला शैवाल है, अगर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिलेडियम। जिलेडियम नामक शैवाल से अगर नामक पदार्थ उत्पन्न होता है। क्लोरेला एक कोशीय शैवाल है, इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। और लिमिनेरिया फ्यूकस आदि शैवालों को विभिन्न जातियों से आयोडीन तथा पोटेशियम प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में भारत के 16वें वित्त आयोग खाली स्थान की अध्यक्षता में गठित किया गया है। आंसर हो जाएगा ए, अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में गठित किया गया है 16वें वित्त आयोग का। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बने थे। अरविंद पनगड़िया कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत हैं। यदि दर्पण का चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब चयनित कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए।
दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? अगर इसमें से पूरे त्रिभुज को काउंट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ए, टोटल 19 है। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पहले मस्तिष्क, थायराइड ग्रंथि, हृदय, यकृत और गुर्दा। आंसर हो जाएगा ए। एक रेलगाड़ी समान दिशा में जा रहे दो आदमियों जिनकी चाल क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर है, वो क्रमशः 20 और 25 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो रेलगाड़ी की लंबाई बराबर जो हो जाएगा उस सापेक्ष चाल अगुना क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। तो आइए करते हैं कि x माइनस 10 जो 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है वो तो घटेगा, गुना 5/18 अगुना कितना? 20 सेकंड में पार करता है। ये मीटर पर सेकंड में बदल रहे हैं तो 20 सेकंड में पार कर रहा है। और ये बराबर होगा x माइनस 12 गुना 5/18 गुना ये 25 सेकंड में पार करता है। जब इन सोल्व करेंगे तो x का मान निकल के आ जाएगा 20। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगा? 20 माइनस 10 गुना 5/18 गुना 20, किसी से रख दीजिए तो आंसर होगा 10 गुना 5/18 गुना 20 यानी 500/9 यानी 55.5/9 मीटर। आंसर हो जाएगा सी। वैसिली ऐसे जीवाणु है जो खाली स्थान होते हैं। आंसर हो जाएगा डी, छाड़नुमा। क्या है? वैसिली एक ऐसे जीवाणु है जो छड़नुमा होते हैं। जीवाणु की आकृति होता है कोकस जो गोलाकार होता है, माइक्रोकोकस ये गोलाकार रूप से अलग अलग पाए जाते हैं, डिप्लोकोकस ये जोड़े में होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस ये जंजीर के रूप में होते हैं। इस तरह के ये होते हैं। अगला है वायवीय श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी। माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट के एक अणु के विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं। रक्त संचरण प्रणाली में रक्त के थक्के जमने से रोकने वाला पदार्थ हिपैरिन निम्न में से किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बैसोफिल। रक्त संचरण प्रणाली में रक्त के थक्के जमने से रोकने वाला पदार्थ हिपैरिन बैसोफिल द्वारा उत्सर्जित होता है। हिपैरिन एक प्रति रक्त स्कंदक है जो श्वेत रक्त कणिका के बैसोफिल से स्रावित होता है। इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमने से रोकना है। अगला है मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गए हैं कौन? तो आंसर हो जाएगा ए, अच्युता कृष्णमूर्ति। जिस प्रकार राजनीतिक विज्ञान का संबंध सामाजिक विज्ञान से है उसी प्रकार रसायन विज्ञान का संबंध खाली स्थान से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वो है विज्ञान से। सही आंसर जो हो जाएगा वो है विज्ञान से। विज्ञान का एक विषय है। यदि प्रश्न निम्नलिखित में 3 अक्षर वाले शब्दों पर आधारित है, इस तरह इनमें से प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णक्रम में उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने अक्षरों जो उनका सार्थक होने वाले में कोई स्वर नहीं होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, एक भी नहीं। अगर इससे अगले में बदलते तो क्या होगा? बी जे ई, सी बी ई, डी बी यू, ई पी एच, एफ बी यू। तो ऐसा कोई शब्द नहीं है जो स्वर भोवेल रहित है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या के पहली संख्या से है और चौथी संख्या को तीसरी संख्या से है। तो 62 और 50 में क्या है? -12 का अंतर है। 72 62 में -12 का, तो ये हो जाएगा 82 70। आंसर हो जाएगा डी। प्रथम 6 आवाज़ संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? तो पहले 6 आवाज़ प्रथम कौन है? तो 1 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 6 से भागा दे दीजिए, हो जाएगा 41/6 यानी 6.5/6। आंसर हो जाएगा बी। मस्तिष्क के कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? आंसर हो जाएगा ए, पोस्ट मेडुला और सेरिबेलम। पोस्ट मेडुला सेरिबेलम भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लिंगुएटा जो होता है मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। यह उपाचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमाकुंचन ग्रंथि स्राव तथा हृदय की धड़कनों को नियंत्रण करता है। सेरिबेलम का मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना। यह शरीर की ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। थैलेमस जो होता है वो दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचान का कार्य करता है। अब पोंस जो है वो सेरिबेलम को सेरिब्रम से जोड़ता है। G-SAT-7 श्रृंखला के उपग्रह निम्नलिखित में किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रक्षा संचार आवश्यकताएं से। शब्द ब्लूमबंगिंग किससे संबंधित है? ब्लूमगिंग किससे संबंधित है वो शब्द? आंसर हो जाएगा ए, हाइकिंग से।
ब्लू गिंग हैकिंग का एक रूप है जो हमलावरों को उसके खोजे जाने योग्य ब्लूटूथ कनेक्शन के माध्यम से डिवाइस तक पहुंचने देता है। एक बार ब्लूटूथ कनेक्शन स्थापित हो जाने के बाद हैकर्स प्रमाणीकरण को बाईपास करने के लिए एक क्रूर बल के हमलों को उपयोग करते हैं। एक बार जब किसी डिवाइस में ब्लू बग आ जाता है तो हैकर कॉल सुन सकता है, संदेश पढ़ सकता है और भेज सकता है और संपर्क चुरा सकता है और संशोधित भी कर सकता है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा बी, भुवनेश्वर में। पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। 9 से 12 जून 2023 के मध्य उड़ीसा में प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव आयोजन किया गया। भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य की राजधानी है। ये था ALP टेक्नीशियन के प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।